हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मनीष है और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई क्लास बिल्डिंग मटेरियल की। तो मैंने पहले क्लास बिल्डिंग मटेरियल के लिए ब्रिक्स के बारे में, उसी के आगे की क्लास है ये। तो चलो पहले जो मैंने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। पहले हमने पढ़ा था ईंट। ईंट के बारे में, उसका साइज क्या होता है, फिर ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा क्या होती है, कौन कौन सी मृदा होती हैं। ईंट निर्माण में मृदाओं के घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे बालू या सिलिका, एल्यूमिना, चूना, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशिया आदि। फिर हमने पढ़ा था ईंट मृदा में हानिकारक तत्व कौन से होते हैं, और ईंट का निर्माण कैसे होता है, और जो कुछ भट्ठे होते हैं जो ईंट जहाँ से ईंट बनती है उनके बारे में, उनकी आपस में कंपैरिजन मतलब तुलना करी थी। और ईंट के परीक्षण भी कर चुके हैं हमने, जैसे सघनता परीक्षण, संकुचन एवं विकृति परीक्षण, मोल्डिंग टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। और हमने पढ़ा था ईंट का वर्गीकरण। ईंट का वर्गीकरण पहला एक दो होते हैं, एक होता है कच्ची और दूसरी होती है पकी ईंट। और फिर हमने यहाँ छोड़ा था पकी हुई ईंटों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और झामा ईंट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं प्रथम श्रेणी की ईंट और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या होता है। तो चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी की ईंट क्या होती है और इसमें इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका आकार। तो आकार क्या होता है, मानक आकार तथा माप की हो। ईंट माप में मानक माप +3 से अधिक की भिन्नता जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो मानक साइज है +3 से अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। दूसरा है रंग। रंग क्या होता है, विशेष लाल या कॉपर रंग होना चाहिए। सामर्थ्य कितनी होती है, संपीड़न सामर्थ्य जो होती है ईंट की पकी हुई ईंट की 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है इसकी ध्वनि। मतलब साउंड कैसा हो, तो दो ईंटों को आपस में टकराने पर साफ धात्विक मतलब आवाज़ आनी चाहिए, साफ धात्विक आवाज़ आनी चाहिए। जैसे जो धातुओं को आपस में टकराते हैं तो टन से आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट है कठोरता क्या होती है। ईंट की सतह पर नाखून से खुरचने पर कोई निशान ना बने। कठोरता प्रथम श्रेणी की ईंट की बात हो रही है, तो ईंट की सतह पर नाखून से खुरचने पर कोई निशान ना बने। फिर इसका है जल अवशोषण। 24 घंटे तक पानी में डालने पर यह अपने शुष्क भार का 20% अथवा 1/6 भाग से अधिक जल ना सोखे। ठीक है, 20% अथवा 1/6 भाग से अधिक जल ना सोखे, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मैं इस क्लास के बाद आपको MCQ कराऊंगा, इसीलिए प्लीज़ लाइक करें। कम से कम नहीं तो 50-60 MCQ करा दूंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। ठीक है। तो बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब आते हैं भार। भार क्या होता है, जो भार होता है इसका 2.75 से 3 kg तक होना चाहिए। उत्फूलन मतलब होता है फूलना, तो लोना या उत्फूलन से पूर्णतः मुक्त हो। ठीक। लोना मतलब वो होता है जैसे सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ईंट जो है वो टूटने लगती है, भुरभुरी होने लगती है। मतलब एक तरह का एसिड अटैक होता है, लोना उसी को बोलते हैं। वाइट वाइट कलर का हो जाता है जिससे ईंट झड़ने लगती है। अब नेक्स्ट आते हैं द्वितीय श्रेणी की ईंट। ये क्या होती है, इस ईंट की संपीड़न सामर्थ्य जो है 70 kg/cm² होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है भाई साहब। ठीक है। 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर अपने शुष्क भार का 22% अथवा 1/4 भाग
से अधिक जल नहीं सोखना चाहिए। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, एसएससी के और हरियाणा के जेईई एग्ज़ाम में। ठीक है। नाखून से खुरचने पर इस ईंट पर हल्का निशान बनता है। तो मतलब ज़्यादा गहरा निशान नहीं बनता है, हल्का ही निशान बनता है। ठीक, खुरचने पर नाखून से। फिर आते हैं तृतीय श्रेणी की ईंट। ये क्या होती है? यह कम पकी होती है, इसे थोड़ी ऊंचाई से गिराने पर टूट जाती है। तो यह ईंट पानी अधिक सोखती है। ठीक, यह जो ईंट है ये पानी सबसे ज़्यादा, थर्ड क्वालिटी वाली ईंट जो है, थर्ड क्लास की ईंट पानी ज़्यादा सोखती है। ये नरम होती हैं, इनका रंग जो है वो पीला होता है और नाखून से खुरचने पर गहरा निशान बनता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी तृतीय श्रेणी की ईंट। और नेक्स्ट आता है झामा ईंट, ओवरबर्न्ड और झामा ब्रिक्स। यह अत्यधिक पकी हुई तथा कुछ टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की होती हैं। आपने ईंट देखी होगी जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है और काली नीली होती हैं। ठीक है, तो ये वही झामा ईंट होती है, काले नीले रंग में होती हैं। ये ईंट कठोर होती हैं, आसानी से टूटती भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गई झामा ईंट। नेक्स्ट आते हैं हम विभिन्न श्रेणियों में ईंटों का उपयोग क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ईंट की श्रेणी है और इधर ये उपयोग इसके लिखे हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी की ईंट में क्या होता है? प्रबलित ईंट कार्य के लिए, भवनों के लिए तथा स्थायी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रथम श्रेणी ईंट का उपयोग किया जाता है। ठीक, द्वितीय श्रेणी की ईंट, इसमें क्या होता है? अस्थायी संरचनाओं के लिए तथा सुर्खी बनाने के लिए द्वितीय श्रेणी ईंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तृतीय श्रेणी ईंट जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सस्ते मकानों के लिए व अस्थायी दीवारों के लिए तृतीय श्रेणी की ईंट का प्रयोग किया जाता है। क्या है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ मतलब वर्षा कम होती है, क्योंकि ये तृतीय श्रेणी की ईंट जो है पानी ज़्यादा सोखती है, तो इस वजह से जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ तृतीय श्रेणी की ईंट की सस्ते मकानों के लिए प्रयोग किया जाता है। लास्ट है झामा या ओवरबर्न्ड ब्रिक्स। सड़कों के आधारकूट के लिए तथा रोड़ी बनाने के लिए झामा ईंट का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के आधारकूट और रोड़ी बनाने में झामा ईंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ईंटों का वर्गीकरण। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है ईंटों का वर्गीकरण है कि जो संपीड़न सामर्थ्य के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो भारतीय मानक IS कोड जो है ये 1077 1986, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं किसी दिन IS कोड के जितने भी IS कोड हैं इम्पोर्टेंट, मैं सारे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक मारिए, शेयर करिए दबा के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्रेणी कौन कौन सी हैं और इनकी औसत संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। तो 350 श्रेणी की इनकी औसत संपीड़न सामर्थ्य होती है 350 से 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 की जो श्रेणी 300 की जो ईंट होती है वो 300 से 350 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 250 के लिए 250 से 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 200 के लिए संपीड़न सामर्थ्य होती है 200 से 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 175 श्रेणी की ईंट के लिए होता है 175 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर औसत संपीड़न सामर्थ्य। इसी तरह 150, 125, 175, 50 और 35, तो इसी तरह इनकी सबकी संपीड़न सामर्थ्य है। ठीक है, 75 की है, जैसे 75 से 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 से 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 35 की 35 से 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई श्रेणी ईंट की, ये ईंट की श्रेणी हो गई इधर, और इनका ये औसत संपीड़न सामर्थ्य होता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी एग्जाम में पूछ लेगा
कि 150 श्रेणी की ईंट की औसत संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। तो तो आप यहाँ से देख के ये याद रखिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नोट है मशीन दाबित ईंट की सामर्थ्य जो है, मशीन से दाबने पर ईंट की सामर्थ्य जो है 450 kg/cm से अधिक होती है। जो मशीन से दाबित ईंट होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है 450 kg/cm²। सामान्य कार्यों के लिए श्रेणी, जो सामान्य कार्य हैं, जैसे जो मतलब जर्नल वर्क होते हैं, उनके लिए श्रेणी 75, 50 व 35 की ईंट इस्तेमाल की जाती है। ठीक, ये जैसे श्रेणी 75, 50 और ये 35 की, ये सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण कौन कौन से थे, इनको भी देखते हैं। ईंटों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने निम्न परीक्षण सुझाए हैं। IS 3495 1992, इसको भी आपको याद रखना है। ईंटों का सामान्य परीक्षण ये भी पूछ लेता है कभी कभी, जैसे ऐसे पूछेगा ना, ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण किस भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, IS 3495 से 1992। तो पहला है परिमाप परीक्षण, डायमेंशनल टेस्ट, IS 1077। दूसरा है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, IS 3495 पार्ट 1। फिर तीसरा है जल अवशोषण परीक्षण, वाटर अब्जर्प्शन टेस्ट, IS 3495 पार्ट 2। और चौथा है उत्फूलन परीक्षण, मतलब इफ्लोरेंस टेस्ट, IS 3495 पार्ट 3। ठीक है, उत्फूलन मतलब फूलने, कितना ईंट फूलती है या फिर झड़ती है। ठीक, फूल के कितना झड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं परिमाप परीक्षण। इसमें क्या होता है, मीट्रिक पर, यहाँ पे मीट्रिक है, ये मीट्रिक है। मीट्रिक प्रणाली में मॉड्यूलर ईंट का शुद्ध माप जो है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले वीडियो पार्ट पहले में दिखाया, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, गहान से 20 ईंटें लेकर इसको लंबाई में एक के साथ एक सटाकर रखें तथा नाप लें। अब लंबाई में जैसे ऐसे, ये लंबाई में ऐसे रखते हैं। ठीक है, 20 ईंटें लेकर ऐसे लंबाई में एक से सटाकर ऐसे रख देते हैं। ठीक, सटाकर रखें, तब कुल लंबाई 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सटाकर रखने पर जो कुल लंबाई है 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इन्हीं ईंटों को चौड़ाई में, अब इन्हीं ईंटों को जैसे लंबाई में, फिर ये चौड़ाई में ऐसे, चौड़ाई में भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो चौड़ाई में जो इसकी कुल लंबाई है वह आनी चाहिए 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, ये बस याद रखिएगा कि परिमाप परीक्षण में कुल लंबाई जो है 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक, और लेंथ में, लंबाई में भी, लंबाई में मतलब चौड़ाई में जब 20 ईंटों को सटा कर रखेंगे तो 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और जब लंबाई में सटा कर रखेंगे, अरे मतलब हाँ चौड़ाई में, सॉरी, चौड़ाई में सटा कर रखेंगे तब जो है 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर लंबाई टोटल होनी चाहिए। और परिमाप परीक्षण में ये भी याद रखिएगा कि 20 ईंटें लेते हैं। ठीक है, 20 ईंटें लेते हैं परिमाप परीक्षण में। तो ये हो गया परिमाप परीक्षण। और हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं PDF दे दूँगा। ठीक है, वो भी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं। ठीक, ताकि आपको भी थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट आते हैं संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण क्या होता है। यह परीक्षण संपीड़न जांच मशीन पर किया जाता है। ठीक है, कंप्रेसिव चेक मशीन पर इसका वो किया जाता है। 5 ईंट लेकर इन्हें 24 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। 5 ईंटें लेते हैं,
उनको 24 घंटे पानी में भिगो देते हैं। उसके बाद पानी से निकाल कर पूछ कर इनकी फ्रॉग में सीमेंट मसाले का अनुपात जो है 1:3 भर कर 24 घंटे गीली टाट के नीचे रखा जाता है। इसके पश्चात ईंटों को 72 घंटे के लिए पानी में डाला जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो ईंट का फ्रॉग, तो जैसे ये ईंट है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा जहाँ पे नाम वाम लिखा जाता है इसको फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉग। तो इसमें जो है ईंट का मसाला भरते हैं 1:3 पे मसाला इसमें भर देते हैं, ठीक है, और इसे 24 घंटे जो है गीली टाट के नीचे रखा जाता है। इसके पश्चात इसको 72 घंटे के लिए पानी में डाला जाता है। फिर अवधि के पश्चात ईंट को पानी से निकाल कर मशीन में रखकर परीक्षण किया जाता है, ठीक है। मशीन को चालू करके इस पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार डालते हैं। ये याद रखिएगा कि जो है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में मशीन से कितना भार डालते हैं, तो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से इसके ऊपर भार डालते हैं संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में। और इसमें क्या करते हैं, ईंटों की संख्या कितनी लेते हैं, 5 ईंटें लेते हैं, ठीक है, 24 घंटे पानी में भिगोते हैं। फिर इसकी फ्रॉग में 1:3 का मसाला डालते हैं। फिर 24 घंटे गीली टाट के नीचे रखा जाता है। इसके 50 ईंट को 72 घंटे पानी में डाला जाता है और ईंट को पानी से निकाल कर मशीन में रखकर परीक्षण इसका किया जाता है, ठीक। और मशीन से जो परीक्षण करते समय इस पर मशीन द्वारा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार डाला जाता है, ठीक। संपीड़न सामर्थ्य जो है इसको ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला होता है, जिसमें फार्मूला ये है ईंट की संदलन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो भंजन के समय भार और बटे ईंट का क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये नोट है कुछ, इसको भी देख लेते। हस्त निर्मित ईंट की संदलन सामर्थ्य 30 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। जो हाथ से बनाई गई ईंट है उसकी संदलन सामर्थ्य जो है 30 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। और जो मशीन से बनाई गई है उसकी संदलन सामर्थ्य जो है 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है जल अवशोषण परीक्षण। यह परीक्षण ये होता है जैसे 5 ईंटें लेते हैं, फिर उनको 150 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक। गर्म करने के बाद ईंट जो है सूख जाता है, तो इस ईंट का मतलब वेट करते हैं, इस ईंट का मतलब भार निकाल लेते हैं कितना वजन है, फिर उसको नोट करते हैं एक जगह। फिर ईंट को ठंडा करके मतलब हाँ वही ईंट को ठंडा करके इसको भार ज्ञात कर लेते हैं। अब ईंटों को 24 घंटे पानी में डुबोए रखते हैं, फिर उसको निकाल के इसका भार ले लेते हैं। तो पहले शुष्क जो 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद उसका भार, और फिर उसी ईंट को पानी में डुबोकर 24 घंटे के बाद उसका भार ले लेते हैं। तो इसका प्रतिशत अवशोषण निकालने के लिए फार्मूला होता है W1 - W/W×100। तो यहाँ पर W1 है पानी से निकाल कर तौलने पर भार, और W बराबर है ईंट का शुष्क भार, ठीक। ये हो जाता है। तो ये दोनों निकाल के फिर इनका जब इसमें इस फार्मूले में पूरा मान रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए W1 का भार आया है, W1 का भार आया है 10 kg, बाई चांस W1 की 10 kg हो गया, और W बराबर है 5 kg, ठीक। W1 है 10 kg और W बराबर 5 kg है। तो यहाँ पे मान रखेंगे W क्या है, W1 कितना है 10 - 5/5 × 100, ठीक। ये कर लिया, यहाँ से गया, यहाँ 5/5 हुआ इंटू 100, तो ये मतलब बराबर ये 100 आ जाएगा,
जल अवशोषण इसका, तो ऐसे ही इसका निकालते हैं जल अवशोषण और प्रतिशत अवशोषण वही। अब यहाँ पे ईंट का है, नोट है एक, अच्छी ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने पर अपने शुष्क भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ईंट को जो 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर जो ईंट है उस अपने शुष्क भार का, मतलब सूखे हुए भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं उत्फूलन परीक्षण, इफ्लोरेंस टेस्ट। इफ्लोरेंस टेस्ट IS 3495 पार्ट 3। इसमें क्या होता है, लवण युक्त ईंट, मतलब ईंट में जो लवण होते हैं, जब लवण युक्त ईंट मिट्टी जो होती है जिसमें मतलब लवण होते हैं, ठीक, जब पानी के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर भूरे सफ़ेद धब्बे उभर आते हैं, इसे उत्फूलन कहते हैं। उत्फूलन के कारण ईंट पाउडर के रूप में झड़ने लगता है, मतलब भुरभुरी टाइप की होने लगता है, वो झड़ने लगती है ईंट। इस परीक्षण के पश्चात यदि ईंट की 50% सतह पर उत्फूलन के कारण धब्बे प्रकट हो गए हैं तो ईंट में हानिकारक लवण बहुत अधिक हैं। ठीक, तो ये इसका फंडा है कि मतलब 50% सतह धब्बे प्रकट हो गए तो ईंट में हानिकारक लवण बहुत अधिक हैं, ये 50% से। नेक्स्ट आते हैं कुछ ईंट संबंधी आंकड़े। ठीक है, तो BIS के अनुसार सम डाटा अबाउट ब्रिक्स। BIS के अनुसार क्या है, BIS मतलब होता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है BIS का। ठीक, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इनके अनुसार जो है परिमाप जो है ईंट का, वो मानक माप है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर सामान्यता माप। ठीक, ये होता है सामान्य माप ईंट का 19। और इसका अगर मसाले के साथ देखें तो इसका हो जाता है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर मसाले के साथ में। वैसे सामान्य माप जो है, मानक माप, स्टैंडर्ड जो माप है वो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दिल्ला या फ्रॉग। फ्रॉग मतलब जहाँ पे वो ईंट होता है उस पर नाम जो लिखते हैं, या फिर वो नाम के लिए नहीं होता है फ़िलहाल, मैं अभी जब MCQ कराऊंगा तो आपको बताता हूँ वो दिल्ला किस लिए होता है। ठीक, तो ईंट की ऊपरी सतह पर फ्रॉग बनी होती है, इसकी माप जो है 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर होती है। जो ये जैसे ईंट है तो इसके अंदर ये जो बना होता है, ये जो होती है ये इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो गहराई होती है, जैसे ये गहराई में बनता है ना, तो इसकी जो गहराई होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, नोट ये भी देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 3-4 बार और रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये है 1 घन मीटर चिनाई में 500 ईंट लगती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 घन मीटर चिनाई में 500 ईंटें लगती हैं। नेक्स्ट आते हैं पकी हुई ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य जो है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तथा भार जो है 2.75 से 3.0 kg तक होता है। संपीड़न सामर्थ्य होती है पकी हुई ईंटों की 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भार जो होता है 2.75 से 3 kg तक होता है। ठीक, ईंट के विशेष आकार। ईंट के विशेष आकार होते हैं, देखते हैं स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक्स। निर्माण कार्य की दृष्टि से चिनाई में कई स्थानों पर मानक ईंटों को काट कर प्रयोग करना होता है। अब जैसे दीवार बनाते हैं तो अब हर जगह तो पूरी ईंट लगती नहीं है, कहीं कहीं तो अब दीवार में ईंट को काट के लगाना पड़ता है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि सारणी में विशेष आकार की ईंट तथा उनका
उपयोग दिया गया है। तो पहले देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, फिर इनका उपयोग क्या होता है। तो पहला है प्रकार और उसके उपयोग क्या हैं। तो नर डेली किंग क्लोजर, इसका उपयोग क्या होता है, दरवाजे खिड़कियों के तिरछे जेम बनाने के लिए, ठीक है। मादा डेली क्वीन क्लोजर, चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ों की सततता भंग करने के लिए, ठीक है। पौनाइट मतलब इसको बैट्स बोलते हैं। फ्लेमिश तथा तिरछी चालों में बुल नोज क्या होता है, इसका कहाँ यूज करते हैं, दो संगम दीवारों के तीखे कोनों को गोलाकार बनाने में बुल नोज का प्रयोग किया जाता है। अब काउ नोज ईंट, ये क्या होती है, दीवार के ऊपरी सिरों पर लगाई जाती है काउ नोज। पंखादार ईंट क्या होती है, कुर्सी तल पर सुंदरता के लिए पंखादार ईंट लगाई जाती है। कुर्सी ईंट प्लिंथ ब्रिक क्या होती है, कुर्सी रद्दा लगाने के लिए। छिद्रित ईंट परफोरेटेड ब्रिक्स IS 2222, ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है 2222 से इसका ये है छिद्रित ईंट का। बहुतल भवनों, पैनल तथा विभाजक दीवार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, छिद्रित ईंट का। नेक्स्ट आते हैं खोखली ईंट, होलो ब्रिक्स। IS कोड इसका लगता है 3952। ध्वनि ऊष्मा व नमी रोधन के लिए इसका उपयोग करते हैं खोखली ईंट का। नालीदार ईंट ड्रेन ब्रिक्स, नाली या गटर बनाने के लिए नालीदार ईंट का प्रयोग करते हैं। ये IS 4885 के अनुसार आती हैं। फर्शी ईंट क्या होती है, फर्शों के लिए जो लगाई जाती है, पेविंग ब्रिक्स, इनको फर्शी ईंट बोलते हैं। अब इनका देखते हैं, चित्र देखते हैं कैसी होती हैं। तो ये देखो नर डेली कुछ ऐसी होती हैं, ये मादा डेली हो गई, ये बर्ड्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। गहरा दिल्ला ऐसा दिखता है, बीच से काटते हैं इसको। और ये है स्क्वेंट ब्रिक, बुल नोज ऐसी होती है, काउ नोज ऐसी होती है, और ये होती है डॉट ईंट, वेज ब्रिक ऐसी होती है, पंखादार ईंट ऐसी होती है, तिरछी ईंट ऐसी होती है, और ये कैंट होती है, ध्यान रखिएगा इसको भी। कॉर्निश ईंट ऐसी दिखती है, और कोपिंग ऐसी होती है। कोपिंग ये इस तरह से होती है, इस तरह दिखती है। ये होती है छिद्रित ईंट, और ये होती है खोखली ईंट इस तरह की, ठीक। तो ये इसके चित्र हैं, ठीक है, आप इनको भी देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट आते हैं हम अग्निशय ईंटें। फायर ब्रिक्स कौन सी होती हैं और इनका क्या होता है। ये ईंटें अग्निशय मृतिका से बनी होती हैं, मतलब ये अग्निशय मृतिका से ही बनी होती हैं। अग्निशय ईंटें 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पर अपना आकार बनाए रखती हैं। ये ईंटें 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशेष भट्टों में पकाया जाता है। मतलब अग्निशय ईंटों को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 सेंटीग्रेड डिग्री से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। इसमें चूने की मात्रा कम होती है तथा सिलिका की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो अग्निशय ईंटों का बस दो चीज़ें याद रखना। पहला क्या है, अग्निशय ईंटें 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वही अपना आकार बनाए रखती हैं, और ये ईंटें जो हैं 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाई जाती हैं। और तीसरा है, इसमें चूने की मात्रा कम तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो ये 3 पॉइंट इसके यहाँ ये हो गए। नोट हो गया। नोट में क्या होता है, देखते हैं अग्निशय ईंटों के बारे में क्या लिखा है। अग्निशय ईंटों का रंग दुधिया पीले रंग का होता है, ठीक। रंग जो है दुधिया पीले रंग का होता है। दूसरा है, ईंट का भार जो है 3 से 3.5 kg होता है, ठीक। वो जो सामान्य ईंट है उसका 2.75 से 3 kg होता है। ये याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन में पूछ लेगा अग्निशय ईंटों का और दे इसका भी देगा, तो इस पर मत लगाना। आप लोग इसका लगाना, बार 3 से 3 पॉइंट होता है।
इसकी संपीड़न सामर्थ्य जो है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जो सामान्य ईंट है उसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जल अवशोषण जो है इसका 5 से 10% होता है शुष्क भार का, लेकिन जो सामान्य ईंट है उसका 20% से अधिक नहीं होता। 20% से अधिक जल अवशोषण उसमें नहीं होना चाहिए। और जो अग्निशय ईंट है इनका 5 से 10% होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अग्निशय ईंटों का उपयोग दहन कक्षों, भट्टियों, चूल्हों, बॉयलरों, भट्ठों की भीतरी सतह पर आस्तरण के रूप में किया जाता है। अग्निशय ईंटों का प्रयोग। अग्निशय ईंटों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, ये एक तो होती है अम्लीय अग्निशय ईंट है, दूसरी होती है क्षारीय अग्निशय ईंट है, और तीसरी होती है उदासीन अग्निशय ईंट है। ठीक, तो इनके नाम याद रखिएगा, इनसे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। वैसे टाइल्स क्या होती हैं इनका थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब ईंटों की मोटाई 4 सेंटीमीटर अथवा इससे कम रखी जाती है तो इन्हें टाइल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जब ईंटों की मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर या इससे कम हो तो ये टाइल में गिना जाता है। टाइलों की मोटाई 10 mm से 40 mm तक रखी जाती है। दूसरी चीज़, इनकी मोटाई भी याद रखिएगा, 40 mm से 10 mm से 40 mm तक। ठीक, टाइलों में दिल्ला या फ्रॉग नहीं होता है। टाइलों में दिल्ला फ्रॉग नहीं होता है। उपयोग की दृष्टि से टाइल के प्रकार है। उपयोग के तो पहला है फर्शी टाइल, फ्लोरिंग टाइल, दूसरा है दीवार टाइलें, वॉल टाइल्स, तीसरा है छत टाइलें, रूफिंग टाइल्स, चौथा है नाली टाइल्स, ड्रेन टाइल्स। अब यहाँ पे देखते हैं इसका कहाँ प्रयोग होता है सबका नोट में। तो ये जो फर्शी टाइलें प्लान में वर्गाकार, आयताकार अथवा बहुभुजाकार होती हैं। ठीक, दूसरा है फर्शी टाइलें सामान्यतः 99 mm बाई 99 mm की 199 mm से 99 mm, 149 mm से 149 mm माप में बनाई जाती हैं, और इनकी मोटाई जो है 10 से 20 mm रहती है। ठीक, दीवार टाइलों का उपयोग रसोई, शौचालय, शौचघर तथा भवन के मुख्य प्रवेश पर विशेष तौर पर डैडों के रूप में किया जाता है। तो दीवार टाइलों का उपयोग यहाँ होता है। नाली टाइलें सामान्य टाइलों से लंबी होती हैं। ये सीवेज व गंदा पानी ले जाने के लिए प्रयोग की जाती हैं नाली टाइलों। अब अच्छी टाइलों के अभिलक्षण क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइल्स। तो पहला क्या है, घर्षण रोधी होना, दूसरा कठोर व टिकाऊ होना, तीसरा ऐंठन व कोई अन्य दोष ना हो, तीसरा है कांचित व सामान्य रूप से होनी चाहिए, फिर है माप व आकार समान होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ अभिलक्षण है इसके। फिर नेक्स्ट आते हैं टेराकोटा क्या होता है। इसका अर्थ पकी हुई मृदा है। विशेष प्रकार से तैयार की गई मृतिका में सफ़ेद बालू, पिसा हुआ कांच व पुरानी टूटी हुई पोटरी तथा उचित रंग वर्णक मिलाकर टेराकोटा बनाया जाता है। तो क्या इसमें मिलाते हैं? पहले तो है मृतिका में सफ़ेद बालू, पिसा हुआ कांच व पुरानी टूटी हुई पोटरी और रंग वर्णक मिलाकर टेराकोटा बनाया जाता है। टेराकोटा के गुण क्या होते हैं? टेराकोटा उत्पाद अग्निशय होते हैं। इन पर अम्लों का कुप्रभाव नहीं होता है। जो है इन पर अम्लों का कुप्रभाव नहीं होता है। यह किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह कठोर परंतु भार में हल्की होती हैं। ये कठोर होती हैं लेकिन इनका भार हल्का होता है। ठीक, और इनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उपयोग क्या है टेराकोटा का? टेराकोटा का उपयोग सुंदर तथा सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। टेराकोटा का उपयोग सुंदर सजावटी निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, प्रकार तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक छिद्रित टेराकोटा जिसको पोरस टेराकोटा बोलते हैं, दूसरा एक कांचित टेराकोटा। अब फिर आते हैं चीनी मिट्टी क्या होती है।
अगर भाइयों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है, ताकि आपको जैसे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अच्छी लग रही हो क्लास तो। मैं भाई आप लोगों को पहले क्लास कराऊंगा, फिर इसकी एमसीक्यू कराऊंगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चीनी मिट्टी क्या है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉइल मैकेनिक्स का अगला पार्ट लेके आऊँगा उसके बारे में, फिर उसकी भी एमसीक्यू कराऊंगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए। यह केओलिन में पिघला हुआ कांच मिलाकर तथा 2 बार पकाकर बनाया जाता है। इसको सफ़ेद उत्पाद कहते हैं। केओलिन में पिघला हुआ कांच मिलाकर, ठीक है, और इसको 2 बार पकाकर बनाया जाता है। इसको सफ़ेद उत्पाद कहते हैं। यह अम्ल से उच्च तापमान से अपप्रवेश से होते हैं। मतलब इन पर अम्ल का प्रभाव नहीं होता है और तापमान का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, चीनी मिट्टी पे। और ये केओलिन में पिघला हुआ कांच मिलाकर तथा 2 बार पकाकर बनाया जाता है। चीनी मिट्टी, चाइना क्ले जिसको बोलते हैं, चाइनीज, ठीक। तो ये था हमारा आज का क्लास और मेरा आज ये ब्रिक्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैं इसके बाद आपको एमसीक्यू करा दूंगा इसकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको भी पीडीएफ दे दूंगा फ्री में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।